今すぐ焼却炉で燃やしてやる。燃やせよ。 2013 ये एनिमे फैंस के लिए एक मैसिव ईयर रहा, क्योंकि इसी टाइम अटैक ऑन टाइटन का एनिमे मेनस्ट्रीम हुआ था और आते ही सारे लोग उसी की ही बात कर रहे थे। एंड इसी बीच एक इनफेमस टाइटल गायब हो जाता है, जिसे आज एक डेकेड से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। एंड उसका नाम है फ्लावर्स ऑफ इविल। ये कहीं से भी एक बकवास एनिमे नहीं है, ये इजीली वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एनिमे से एक है जो मैंने आज तक देखे है, क्योंकि ये डिस्टर्बिंग होने के साथ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी देता है। एंड ये चीज मैं तुम्हें नो लॉन्गर ह्यूमन जैसी मांगा को पढ़ने के बाद कह रहा हूँ, बिकॉज जस्ट इसी के बाद में मैंने इस एनिमे को देखा था, जिसने मुझे काफी अनकंफर्टेबल और वियर्ड फील करवाया। इस सीरीज में हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। ये है कासुगा, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर। でも佐伯さんは俺がこんな本読んでることも気づいてないんだろうな。 और ये है साइकी, कासुगा की क्लासमेट और उसकी क्रश। ナナコナイス。すごいじゃんナナコ。 एंड ये है नाकामुरा। どういうことだお前、答え全部空欄ってお前な、そんなんで社会出てやっていける。うっせえクソ虫が。 जो अगेन कासुगा के क्लास में ही पढ़ती है और इन तीनों के अराउंड ही ये पूरी स्टोरी घूमती है, जो मुझे नो लॉन्गर ह्यूमन जैसी मांगा से भी ज्यादा डाउन टू अर्थ और मोर रियलिस्टिक लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये हमें डार्क साइड ऑफ ह्यूमन साइकी दिखाती है। इसलिए वार्निंग, जो टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो तुम्हें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दे सकता है। एंड तुम खुद को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहते हैं तो तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेट्स बिगिन। एनिमे की स्टार्टिंग होती है और हम तकाओ कासुगा को देखते हैं, जो हर दिन की तरह अपने स्कूल जा रहा होता है और हर बार की तरह क्लासेस के बीच में वो एक दूसरी बुक पढ़ रहा होता है। एंड वो बुक क्या थी वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बिकॉज जो कुछ भी हम इस सीरीज में देखेंगे वो इसके अराउंड ही होगा। एंड इसके बाद नना को साइकी को इंट्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है नना को कासुगा की क्रश है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नाकामुरा को दिखाया जाता है, जो अपना एग्जाम रिजल्ट टीचर से लेकर जा रही होती है। एंड हमें पता ही है टीचर क्या करता है जब किसी बच्चे को एग्जाम में 0 मिले, वो पूरी क्लास के सामने उस बच्चे को जलील करता है। एंड यहाँ वो नाकामुरा के साथ भी कुछ ऐसी ही हरकत कर रहा होता है, जिस पर नाकामुरा उसे पूरी क्लास के सामने चुप रहने के लिए कहती है। एंड ये सुनकर टीचर भी चुप हो जाता है। वहीं बाकी बच्चों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। 放課後職員室来い。次沼田。早くしろお前。危ねえやつ。しっかりしろよお前。やばいよなんか。 सो इसके बाद हमें एक क्रीपी सिचुएशन दिखाई जाती है। वेल होता कुछ ऐसा है कि जब पूरी क्लास के बच्चे अपने घर जा चुके होते हैं तो रास्ते में कासुगा को अपनी वही बुक याद आती है जो वो क्लास में भूल चुका था। एंड वही बुक लेने के लिए वो फिर से स्कूल जाता है। एंड क्लासरूम में वो ननाको के जिम क्लॉथ्स जमीन पर गिरे हुए देखता है और उन्हें उठा भी लेता है। एंड जब वो अगले दिन वापस से स्कूल आता है तो सबको बताया जाता है कि ननाको के जिम क्लोथ्स को कोई ले गया है। एंड यही बात सुनकर कासुगा थोड़ा डर जाता है, बट वो खुद को संभाल लेता है एंड इसे अपने माइंड में जस्टिफाई करता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड फिर सीन चेंज होता है और हम कासुगा को घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो इन सभी चीजों के बारे में ही सोच रहा होता है। एंड तभी वो रास्ते में नाकामुरा से मिलता है, जो काफी टाइम से वही कासुगा का इंतजार कर रही थी और साइकिल पर बैठ जाती है और कासुगा को माउंटेन्स पर ले जाने के लिए कहती है। बट कासुगा वहां जाने के लिए मना कर देता है और ये सुनकर नाकामुरा उससे कहती है कि उसने देखा है कासुगा ने ही ननाको के जिम क्लॉथ चुराए हैं। एंड ये बात सुनकर कासुगा अपनी साइकिल छोड़कर भाग जाता है। एंड जब अगले दिन कासुगा फिर से स्कूल आता है तो नाकामुरा उसे स्कूल के बाद लाइब्रेरी में बुलाती है, जहाँ वो कासुगा के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखती है कि वो जिम क्लॉथ्स वाली बात किसी को भी नहीं बताएगी, बस उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कहना है। एंड उसी टाइम ननाको वहाँ आ जाती है। सो ये एक कोइंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं था। नाकामुरा
ने ही दरअसल ननाको को यहाँ बुलाया होता है कि कासुगा उससे कुछ कहना चाहता है। एंड नाकामुरा कासुगा को ननाको की तरफ धक्का देती है जो कुछ ज्यादा ही जोर से लग जाता है। एंड अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं आगे क्या होता है। ननाको की जो बोस थी कासुगा का मुंह उसके बीच में चला जाता है एंड इसी ऑकवर्ड सिचुएशन की वजह से ननाको वहाँ से चली जाती है। एंड इसके अगले दिन फिर से नाकामुरा कासुगा को उसी लाइब्रेरी में बुलाती है जहाँ वो कासुगा से उसकी बुक के बारे में पूछती है जो वो अक्सर क्लासरूम में पढ़ता है। एंड उस बुक का नाम कासुगा बताता है फ्लावर्स ऑफ इविल, जो एक पोयम एंथोलॉजी है। एंड इसके आगे हमें बुक के बारे में और डिटेल्स नहीं दी जाती है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लास्ट में सब कुछ बताऊंगा। वेल ये सब सुनकर नाकामुरा काफी गुस्सा हो जाती है और फिर वो कुछ ये करती है। 焼けるで燃やしてやる यहाँ दरअसल वो कासुगा को ननाको के जिम क्लॉथ्स पहना देती है और कासुगा को बताती है वो ये कब से करना चाहती थी। एंड सीरियसली यहाँ मुझे लग रहा था कि मैं ये क्या बकवास चीज देख रहा हूँ, मुझे कुछ डिस्टर्बिंग चीज देखनी थी, एमपीडी साइको और मिडोरी जैसी, जिसे देखने के बाद मुझे सिर्फ अनकंफर्टेबल फील हो। एंड इसी के बाद ये एनिमे अपनी वियर्डनेस दिखाता है। फ्लावर्स ऑफ इविल दरअसल एलियन नेशन को दिखाता है, फीलिंग लाइक कि तुम वहाँ नहीं हो या तुम इन लोगों से डिफरेंट हो। एंड ऐसे ही इमोशंस इंसान को क्या करने के लिए मजबूर कर सकते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, ये एनिमे तुम्हें खुद दिखा देगा। इसके बाद हम कासुगा को अपने घर पर एक लेटर लिखते हुए देखते हैं। वेल ये लेटर कासुगा ननाको और खुद के लिए लिख रहा होता है जहाँ वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अब खुद को चेंज करेगा एंड ऐसा कुछ फिर कभी नहीं करेगा। और उस लेटर को एक बॉक्स में डालकर जिसमें ननाको के जिम क्लॉथ्स भी थे उस बॉक्स को पूरी तरीके से पैक कर देता है और कभी नहीं खोलने के लिए कहता है। एंड इसी के बाद हम ननाको और कासुगा को डेट की प्लानिंग करते हुए देखते हैं और ये बात नाकामुरा भी सुन लेती है। एंड फिर वो कासुगा को फोर्स करती है कि वो ननाको के जिम क्लॉथ्स अपने कपड़ों के अंदर पहने और फिर ननाको के साथ डेट पर जाए और होता भी ऐसा ही है। जिसके बाद हम ननाको और कासुगा को एक बुक स्टोर पर देखते हैं जहाँ कासुगा ननाको को फ्लावर्स ऑफ इविल वाली बुक गिफ्ट करता है ताकि वो भी इसे पढ़े क्योंकि ये कासुगा की सबसे फेवरेट बुक जो थी। एंड फिर सीन में आगे नाकामुरा कासुगा को फिर से कुछ करने के लिए कहती है एंड इस बार वो चीज ये थी। 今日このデートが終わるまでに佐伯さんとキスしな。 बट ऐसा कुछ भी नहीं करता है कासुगा ननाको के साथ, जिस वजह से नाकामुरा गुस्सा होकर कासुगा पर पानी डाल देती है। एंड पानी की वजह से कासुगा का शर्ट ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एंड फिर ऑब्वियसली कासुगा के शर्ट के अंदर से ननाको के जिम वियर दिख रहे थे। एंड ये चीज पता चलते ही कासुगा भी वहाँ से भाग जाता है ताकि ननाको अपने कपड़े ना देख ले। जिसके बाद अगेन कासुगा नाकामुरा से मिलता है जो उसे इस बार कुछ ज्यादा ही फक्ड अप चीज करने के लिए कहती है। आई मीन वो कासुगा को ननाको के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है जो क्लियरली उनकी एज के हिसाब से एक क्राइम है। एंड इसी वजह से अब तुम्हें लग रहा होगा आखिर नाकामुरा इतनी बुरी चीजें क्यों करवा रही है और कासुगा वो चीजें क्यों कर रहा है। ये चीज मैं तुम्हारी आगे क्लियर करूंगा आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अभी के लिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने मेस्ड अप सीन देखा वो अभी और भी ज्यादा मेस्ड अप होने वाला है। नेक्स्ट सीन ओपन होता है और हम देखते हैं नाकामुरा और कासुगा को फिर से उसी लाइब्रेरी में जहाँ वो कासुगा को ननाको के साथ वो चीज करने के लिए फोर्स कर रही थी। एंड इन दोनों को इतना पास रहकर बात करते हुए थे ननाको को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसे लगता है कि कासुगा उसे चीट कर रहा है। एंड इसी वजह से वो अगले दिन स्कूल नहीं आती है और ननाको के स्कूल नहीं आने की वजह से कासुगा उसके घर चला जाता है जहाँ ये दोनों बातचीत करके अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। एंड इसके नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं नाकामुरा और कासुगा को एक साथ जो मिडनाइट में स्कूल जा रहे होते हैं क्योंकि नाकामुरा ने कासुगा को कहा था उसे ननाको के जिम क्लॉथ्स स्कूल में रख देने चाहिए बिना किसी को पता लगे। बट होता इसके साथ कुछ और ही है। जब नाकामुरा और कासुगा उस क्लासरूम में पहुंचते हैं तो नाकामुरा कासुगा से कहती है तुम्हें इन क्लॉथ्स के साथ एक नोट छोड़ना होगा। एंड इसी के बाद हम उन दोनों को पूरी क्लासरूम को बर्बाद करते हुए देखते हैं। वेल इसके बाद हमें कंटिन्यू फ्रेम दिखाई जाती है जहाँ ये दोनों चल रहे होते हैं। और चल रहे होते हैं।
बस चलते ही जा रहे होते हैं। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कासुगा ने अभी जो कुछ भी किया वो उसे एक्सेप्ट करता है और ये भी मानता है कि उसकी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही, उसके लिए सब कुछ चेंज हो चुका है। एंड फिर सीन चेंज होता है, हम ननाको और कासुगा को स्कूल जाते हुए देखते हैं। एंड स्कूल जाते ही ननाको की ये सब देखकर बुरी हालत हो जाती है। एंड यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली थी, जो फ्लावर ऑफ इविल बुक के कवर पर बना हुआ फूल था वैसा ही फूल उस क्लासरूम में बना हुआ था। जिसके बाद अगेन हम कासुगा और नाकामुरा को स्कूल के पीछे देखते हैं, जहाँ नाकामुरा इस इंसिडेंट को लेकर हंस रही होती है। एंड इसी बीच वहाँ ननाको आ जाती है, जो कहती है ये सब कासुगा ने ही किया है, उसने क्लासरूम में बना फ्लावर देख लिया था जो बिल्कुल कासुगा के बुक के कवर जैसा था। एंड ये बात बोलते ही ननाको वहाँ से चली जाती है। एंड अब स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कासुगा इस इंसिडेंट के बाद स्कूल जाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ननाको नाकामुरा के पास जाती है ये पूछने के लिए आखिर कासुगा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, जबकि नाकामुरा उसे बताती है कि कासुगा उसके साथ क्या करना चाहता है। I mean, वही सो कॉल्ड चीज जो एक लड़का लड़की करते हैं। एंड ये चीज सुनकर ननाको काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। एंड इसके नेक्स्ट सीन में हम ननाको को कासुगा के घर के बाहर देखते हैं, जो उसे फिर से स्कूल आने के लिए कहती है। एंड इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, कासुगा अपनी माँ से लड़कर नाकामुरा के पास चला जाता है, जहाँ वो दोनों माउंटेन्स पर जाने का डिसाइड करते हैं। एंड इसी बीच बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से नाकामुरा और कासुगा रास्ते में रुकते हैं, जबकि कासुगा की माँ और ननाको उसे ढूंढ रही होती है। वेल फिर हम ननाको को उन दोनों के पास देखते हैं, जहाँ वो कासुगा से बोलती है जो कुछ भी उसने किया वो गलत नहीं है। I mean, ननाको यहाँ कहना चाहती है कासुगा ने जो उसके जिम क्लॉथ्स चुराए थे और पूरी क्लास के सामने वो मैसेज छोड़ा, और साथ ही जो नाकामुरा ने उसे बात बताई थी कि कासुगा उसके साथ क्या सो कॉल्ड चीज करना चाहता है, इन सब चीजों को वो बिल्कुल भी गलत नहीं समझती है। उसका पीओवी चेंज हो चुका है, उसकी दी हुई बुक की वजह से वो अब समझ सकती है कि कासुगा के अंदर क्या चल रहा है। एंड यही चीज सुनकर नाकामुरा कासुगा के सारे कपड़े उतार देती है और बताती है जब वो डेट पर थे तब कासुगा ने उसके कपड़ों के अंदर ननाको के जिम क्लॉथ्स पहन रखे थे। बट इस चीज से भी ननाको को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस वो कहती रहती है उसे समझ में आ गया है कासुगा क्या फील करता है, और फिर वो कहती है क्या वो उससे लव करता है। एंड इस पर कासुगा कोई जवाब नहीं देता है, जबकि नाकामुरा वहाँ से चली जाती है। एंड उसे जाता देख कासुगा रोक लेता है। एंड यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही थी, कासुगा असल में नाकामुरा को भी पसंद करता है। एंड इसी वजह से जब फिर से ननाको उससे पूछती है क्या वो उससे प्यार करता है, तो कासुगा से वो इन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है जो इन तीनों को ले जाती है। एंड फिर सीन चेंज होता है और हम कासुगा को नाकामुरा से बात करते हुए देखते हैं, बट नाकामुरा उससे बात नहीं कर रही होती है और वो स्कूल से चली जाती है। जिसके बाद हम कासुगा को नाकामुरा के घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो नाकामुरा के पापा से मिलता है एंड वो उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम कासुगा को नाकामुरा के रूम में जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो नाकामुरा की नोटबुक भी खोलता है एंड उसके अंदर अपना नाम लिखा हुआ देखता है। एंड अगेन सीन चेंज होता है, हम नाकामुरा को उसके रूम में आते हुए देखते हैं, जबकि अभी भी कासुगा उस रूम में था। एंड कासुगा को देख नाकामुरा भागने लगती है, जिसे कासुगा फिर से रोकता है। एंड इसके बाद हमें कई सारी क्लिप्स दिखाई जाती है एक वियर्ड म्यूजिक के साथ। ये एनिमे खत्म हो जाता है। पहली बार देखने पर मेरा भी तुम्हारी तरह ही रिएक्शन था, आखिर ये क्या एनिमे है। लेकिन जब मैंने इस एनिमे के अराउंड अपनी रिसर्च की तो मुझे समझ में आया आखिर ये एनिमे हमें क्या दिखाना चाहता है। वेल ये पूरी की पूरी सीरीज एस डिजायर, लस्ट और फेमिनम, एरोटिज्म के बारे में है। एंड ये चीज इसलिए देखने को मिलती है बिकॉज जो इस एनिमे की स्टोरी है वो अगेन वो सिंगल बुक के अराउंड है, जो हमने इस पूरे एनिमे में बार बार देखी है। इसलिए एनिमे को समझने से पहले हमें उस बुक को समझना होगा, आखिर उस बुक का क्या मोटिव है। फ्लावर ऑफ इविल बुक का ओरिजिनल नेम है लेस फ्लूरस डूमेल, जो एक फ्रेंच वर्ड है एंड इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट है फ्लावर्स ऑफ इविल, जिसे लिखा था चार्ल्स बाउडर ने। आई नो मैं इनका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इन्हें चार्ल्स ही कहूंगा। ये पोयम रिलीज हुई थी 1857 में एंड ये आते ही बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गई, क्योंकि इसमें वुमेन्स को एज ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे किया गया था, जो कि उस टाइम के लोगों को बहुत ही ज्यादा गलत लगा, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए चार्ल्स को जेल भी जाना पड़ा और फ्लावर्स ऑफ इविल के साथ 5 और पोयम बुक्स को बैन कर दिया गया। एंड फिर साल आता है 1868। चार्ल्स की मौत के 1 साल बाद इन पोयम बुक्स को फिर से इशू किया जाता है, क्योंकि जब ये टॉपिक कोर्ट में गया था तो जज ने इन सब पोयम्स को एक आर्ट फॉर्म की तरह देखा और चार्ल्स का ऐसा लिखना एक आर्टिस्ट फ्रीडम है एंड इससे ज्यादा कुछ नहीं। वेल ये बात सही भी है, जब चार्ल्स इन पोयम्स को लिख रहा था तो वो मॉडर्न डे पोयम्स में कुछ अलग चीज करना चाहता था, वो नेचर और अच्छी बात
बातों पर पोएम्स नहीं लिखना चाहता था, जबकि चार्ल्स बुरी आदतों को एक गुड वे में लिखना चाहता था, जो असल में हर एक इंसान में होती है, बट हम उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लाइक कासुगा। एंड जो लोग इसे एक्सट्रीम लेवल पर एक्सेप्ट करते हैं वो कुछ नाकामुरा की तरह होते हैं। एंड इसी वजह से हम कासुगा और नाकामुरा को वियर्ड चीजें करते हुए देखते हैं, जहाँ नाकामुरा अपनी लस्ट या डिजायर को पूरा करने के लिए कासुगा से ये सारी चीजें करवाती है, एंड कासुगा भी इसे करता है क्योंकि उसे भी ऐसा कुछ करना था। एंड यही वो बुक काम आती है जिसने कासुगा की इन फीलिंग्स को और अच्छे से बाहर निकाला एंड उसके एक्शंस को जस्टिफाई किया जैसा कासुगा एट द एंड चाहता था। एंड इसी चीज को यह एनिमे दिखाता है कि चार्ल्स की इन पोएम्स को पढ़ने के बाद एक इंसान किस हद तक जा सकता है। सो होपफुली अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये एनिमे हमें क्या दिखाता है। एंड अब तुम सोच रहे होंगे इसका एनिमेशन ऐसा क्यों है। सो इस एनिमेशन टेक्निक को रोटोस्कोपिंग कहा जाता है, जहाँ हम एक रियल फुटेज लेते हैं और उसे फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करते हैं, एंड फिर जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो हाइपर रियलिस्टिक नहीं होता है बाकी एनिमेशन की तरह, जिस वजह से हमें एक स्मूथ एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। हमें पूरे टाइम सिर्फ वियर्डनेस महसूस होती है क्योंकि इसका एनिमेशन अनकंफर्टेबल रियलिस्टिक होता है, जो इस एनिमे की वाइब को 10 टाइम बूस्ट कर देता है। आई नो कि फ्लावर्स ऑफ इविल के मांगा फैंस इसके एनिमेशन को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये वियर्ड है, बट ट्रस्ट मी इसका एनिमेशन इससे बेटर हो ही नहीं सकता, फिर चाहे तुम अब कुछ भी सोचो। सो मैं तुम्हें बता देता हूँ हमें एंडिंग में उन रैंडम क्लिप्स के साथ वो वियर्ड म्यूजिक क्यों सुनाया जाता है। वेल ये कोई खास चीज नहीं है, उसमें हमें इसके सीजन 2 की झलक दिखाई जाती है कि आगे स्टोरी में क्या होगा।